हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, नमस्कार। अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। हम आशा लगाए बैठे थे कि इसमें OROP2 के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में कुछ कहा जाएगा। जैसा कि हमारे सैनिक असैनिक यूट्यूबर चिल्ला रहे थे 2 दिन पहले जब लीगल नोटिस आया था कि बस प्रधानमंत्री जी उसको अनाउंस करेंगे, 2 दिन के बाद हमको ये मिल जाएगा, इस प्रकार की बातें हो रही थी। हमको पहले ही आश्वस्त थे कि ये लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ जनरली काफ़ी बातें जो एब्स्ट्रैक्ट बातें की जाती हैं, कॉन्क्रीट बातें नहीं होती हैं और ज़्यादा पॉलिटिकल बातें होती हैं। और ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये डिसाइडेड मैटर है। खैर एनीवे, जो हुआ वो सब आपके सामने है। और इसी बीच में मैं एक यूट्यूब को पढ़ रहा था। वो लिखते हैं कि ESM ने मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का साथ नहीं दिया, इसलिए उनको लीगल नोटिस देना पड़ा। बात तो समझ से परे थी। साथ में उन्होंने 2 ट्वीट्स भी लगा रखे थे। मैंने हो सकता है किसी ने पूछा, धन्यवाद दिया था मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को, उन्होंने उसका जवाब दिया था। उनके जवाब में सिर्फ यही था कि आपके अच्छे शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा उन्होंने कहीं लिखा नहीं था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। और वो आगे कहते हैं कि अभी उन्होंने जो एजिटेशन किया था, जो संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर के, उसमें ESM नहीं पहुंचे और उससे वो प्रभावित होकर के लीगल नोटिस पर चले गए। इससे वो दुखी हैं। इस प्रकार की वो बातें कर रहे थे। अब उन्होंने कैसे बोला है, क्या उनकी उनसे कोई बात हुई है, हमें तो अभी पता चला नहीं है। लेकिन अब तक पूरे देश के ESM भूतपूर्व सैनिक उनको समर्थन देते रहे हैं। हमें तो बस एक बार ही उनसे रिक्वेस्ट किया था जब वो केस हार गए थे कि आप उन्हें रिव्यू पिटीशन में न जाएं। और मैंने ही नहीं, मैंने तो वीडियो भी डाला था, इनसे भी रिक्वेस्ट किया था, श्री राहुल गांधी जी से भी रिक्वेस्ट किया था कि सर, मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब आपके करीबी हैं, आपके पास बैठते हैं, आप प्लीज़ उन्हें बताइए रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएं, इससे भूतपूर्व सैनिकों का OROP2 का जो भुगतान है वो सुनिश्चित हो सके। मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब को पंजाब से विशेष जोर डाला गया था कि आप रिव्यू पिटीशन में नहीं जाएं, और उन्होंने बात मान भी ली थी। पर पता नहीं कौन एडवाइजर्स थे, 2 दिन पहले उनको दबाव में लेकर के रिव्यू पिटीशन को डलवा दिया गया और रिव्यू पिटीशन बाद में रिजेक्ट भी हो गई। रिजेक्ट होने के बाद फिर यही आशंका लगी कि ये क्यूरेटिव पिटीशन में जाएंगे। लेकिन उससे पहले इन्होंने दूसरा खेल खेला। इन्होंने संयुक्त किसान के मोर्चा के जो कुछ लीडर हैं, जिसमें श्री योगेंद्र यादव जी और भी कुछ पंजाब से हमसे बात की, इन्होंने सोचा कि ESM और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ मिलकर के एजिटेशन किए जाएं, उसका प्रभाव देख लिया जाए। जब उनको पता चला कि उसका प्रभाव निष्क्रिय रहा है, महत्वहीन रहा है, तो उसके बाद इस बात में दम तो लगता है कि उससे प्रभावित होकर के ये शायद लीगल नोटिस पर गए होंगे। इस बात से तो यही लगता है कि ये जो यूट्यूबर हैं वो सही बोल रहे हैं। एनीवे, आज भी जो मैं बताना चाहूँगा कि आज भी सभी लोग मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब का आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। वो तो अलग बात है, जो नीतिगत फैसले हैं उन्होंने बात नहीं मानी तो स्वाभाविक सी बात है, क्रोध वो अपने हैं, हम क्रोध भी उनसे ही होंगे। इसलिए इस प्रकार की भाषाएं न फैलाएं कि उनका सहयोग नहीं करते हैं। हाँ, जब हमने श्री राहुल गांधी जी से ये कहा था कि आप थोड़ा जनरल साहब को बताएं, तो उनके पास बड़ा अच्छा मौका था भारत सरकार को घेरने का। यदि वो रिव्यू पिटीशन नहीं जाते और ये बात मान ली जाती कि उन्होंने श्री राहुल गांधी जी की बात मानी है, उन्होंने उनको मनवाया है और वो रिव्यू पिटीशन में नहीं गए हैं, तो हमारे बीच में एक ये संदेश जाता
कि रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रुकवाया है जिससे भारत सरकार OROP-2 दे सके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। एक अच्छा खासा मौका उन्होंने, राजनीतिक मौका गंवा दिया। खैर, उनकी अपनी सोच है, जो करें वो कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि OROP-2 का ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट आज लाल किले से नहीं हुआ। सिर्फ उन्होंने सेना के जवानों को नमन किया, सलाम किया और काफ़ी आत्मनिर्भर भारत और ये कई प्रकार की बातें उन्होंने बताई। और उन्होंने ये भी कहा आप अपनी पहचान खुद बनाएं। यही उनके हमारे लिए तो प्रमुख बिंदु थे। अब मैं यहाँ दूसरी चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा जब से ये कोश्यारी कमेटी का कैलकुलेशन मेरे दिमाग में आया है, मैं बार बार एक ही चीज़ को देख रहा हूँ कि आखिरकार ये कैसे हो गया कि इनकी जो डेफिनेशन है वो बड़ी मज़ेदार है, बड़ी तर्कसंगत है, सब कुछ देती है, लेकिन उस डेफिनेशन के अनुसार फंड्स का अलॉटमेंट नहीं किया जाता है। इसके लिए दोषी कौन है? हु इज एट फॉल्ट? फिर मैंने देखा कि ये जो कोश्यारी कमेटी थी इसमें मेंबर कौन कौन थे, तो पता चला कि इसमें लगभग सभी पार्टियों के सदस्य थे और इसके चेयरमैन श्री भगत सिंह कोश्यारी जी थे, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते थे। अब अच्छा हो या बुरा हो, जो उसका चेयरमैन होता है कमेटी का, उसी के ऊपर सब कुछ जाता है। इस कमेटी की इतनी चर्चाएं होती हैं, इस डेफिनेशन को इतना अच्छा माना जाता है कि जो कोई आता है इसी की चर्चा करता है। किसी पॉलिटिशियन को पूछ लीजिए, इसी की चर्चा करता है कोश्यारी कमेटी, क्योंकि उन्होंने डेफिनेशन बड़ी कमाल की दे रखी है। अब समझ में नहीं आती, जिस समय 2011 में ये रिपोर्ट आई थी, संसद में भी इसमें सहमति जताई गई थी, उस समय की सरकार ने सहमति जताई थी, इनका ध्यान फंड्स अलोकेशन पर क्यों नहीं गया? इसके फंड किसने कैलकुलेट किए थे? ये तो स्वाभाविक सी बात है कि चेयरमैन जो कमेटी के हैं वो फंड्स को नहीं कैलकुलेट करेंगे, और दूसरे जो MP थे जो इसके हिस्सा थे वो भी संभवतया कैलकुलेशन नहीं करेंगे। कैलकुलेशन इन लोगों ने दिया होगा केवल और केवल CGDA को या PCDA को। जब CGDA और PCDA आ जाते हैं या DSW आ जाता है तो इसका मतलब सरकार ही आ जाती है। यानी कैलकुलेशन किया सरकार ने, और उस कैलकुलेशन को दिया इन लोगों ने कोश्यारी कमेटी को। कोश्यारी कमेटी ने उस कैलकुलेशन को दिया अपनी रिपोर्ट में। इसका मतलब यह हुआ कि 1300 करोड़ का आवंटन करके ये बताना चाहते थे कि हमारे पास तो यही पैसा है, इससे ज़्यादा हम नहीं देंगे। जब कैलकुलेशन करते हैं 1300 करोड़ में से जो आपको पैसा आता है, मैं तो अपना ही करके बताता हूँ, और जब 11,000 करोड़ में से हमें पैसा आता है तो 11,000 करोड़ में से एक 15 साल के नायब सूबेदार को मिलते हैं 3,500 रुपये, और 1300 करोड़ में से उसको मिलते हैं 400 रुपये के आसपास। इसका मतलब जो इनकी डेफिनेशन थी वो तो पूरी नहीं होती, वो तो 3,500 से भी नहीं हो रही है जिसका हम एजिटेशन कर रहे हैं, तो ये 400 रुपये में कैसे उसको पूरा कर रहे थे? आखिरकार ऐसा क्या था? इनको डेफिनेशन रखते हैं, मतलब हमें घुमाने वाली, हमें बेवकूफ़ बनाने वाली, और फंड्स उसके लिए अलोकेट नहीं करते हैं, और उसका ये पॉलिटिकल गीत गाते हैं। 2011 से आज तक केवल और केवल इस कोश्यारी कमेटी के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन ये किसी ने देखा कि इसका खर्चा कितना है। इस कोश्यारी कमेटी की जो डेफिनेशन है, जिसका हम गीत गाते हैं, उसमें कितना खर्चा होगा? भाई, क्या उस समय एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी, क्या हमारे आर्मी के रिटायर्ड जो जानकार लोग हैं वो नहीं थे? क्या देश की सेना के जो जनरल्स थे या जिनको काम दे रखा है वो नहीं थे? कैसे ध्यान नहीं गया इनका इस तरफ के भाई तुम्हारी डेफिनेशन कुछ कहती है, इसका खर्चा तो है ही नहीं इतना, इसका पैसे से काम नहीं चलेगा, उससे में डिस्प्यूट हो जाता। हाँ, ये जाने में या अनजाने में कैसे भी रही हो, इसका एक फायदा हो गया, क्योंकि ये
OROP के लिए जब आगे बढ़ा गया तो दिमाग में यही रख करके बढ़ा गया कि इसका खर्चा ही 1300 करोड़ है, जिसका 500 करोड़ तो तत्कालीन वित्त मंत्री चिदंबरम साहब दे गए थे, और 10/7/2014 को 1000 करोड़ जो वर्तमान सरकार के जो वित्त मंत्री थे स्वर्गीय जेटली साहब दे गए थे। यानी पैसे का इंतजाम था 1500 करोड़ हो गया था, लेकिन ये तो खर्चा ही 11,000 करोड़ का निकला। तो ये 1500 करोड़ में क्या दे रहे थे? क्योंकि मैं इस चीज को इतना प्रसारित करूंगा कि हमारा एक एक एक्स सर्विसमैन इस बात को जाने कि जो कोश्यारी कमेटी जो लाई गई थी वो केवल कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, और उसमें हमें केवल बेवकूफ़ बनाया गया था। सब परिभाषा इतनी बढ़िया दी थी, लेकिन उन्होंने जो खर्चा होना था उसका प्रावधान कोई नहीं किया था, और उस खर्चे को 1300 करोड़ को भी यूपीए सरकार ने नहीं दिया था, श्री मनमोहन सिंह सरकार ने नहीं दिया था। और आज भी ये जब बात करते हैं मोदी सरकार पर अटैक करने के लिए, उस कोश्यारी कमेटी का रेफरेंस देते हैं और उसमें कहते हैं कि उसमें हमने पहले ही कर दिया था। अरे तुमने किया क्या था? तुमने तो कुछ भी नहीं किया था, तुम हमको बेवकूफ़ बना रहे थे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर एक सर्विसमैन इस बात को जाने कि कोश्यारी कमेटी में जो परिभाषा है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उस परिभाषा के अनुसार श्री मनमोहन सिंह सरकार ने कोई भी इंतजाम नहीं किया था। और उसी परिभाषा के आगे जब आगे बढ़े, ये जाके आगे बढ़ते बढ़ते जब इसमें झांसे में आकर के ये OROP आई है, अदरवाइज ये इनके मन में देने की होती तो जंतर मंतर पर श्री अरुण जेटली जी इस बात पे नहीं अड़ जाते कि हमारे पास तो 5,500 करोड़ ही है, आप अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, कैसे करना चाहते हो। और जब ये पता चला कि इस प्रकार की बातें आ रही हैं, उस बात के बाद हमारे जंतर मंतर पर बैठे, हमारे आमरण अनशन पर बैठने वाले वीर और उनके दबाव में आकर के, और कोच इधर के दबाव आकर के, जब ये OROP जो वर्तमान में आप ले लो मिली थी, और इसको भी हम इनसफिशिएंट मानते हैं क्योंकि इसमें प्रॉपर फिगर नहीं है, और क्योंकि सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और उसी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि इस कोश्यारी कमेटी पर आप ध्यान दें, इसकी परिभाषा पर ध्यान दें, और परिभाषा के अनुसार इसका अलॉटमेंट हुआ या नहीं हुआ उस पर ध्यान दें। और यदि अलॉटमेंट पर परिभाषा में दोनों में फर्क है तो 2011 में जो सरकार थी ये इसकी दोषी है, ये बिल्कुल नहीं OROP देना चाहती थी। वर्तमान में ये आकर के पूरे देश में जंतर मंतर पर जाकर ये जो ढोल बजाते हैं OROP के बारे में, इनको कोई अधिकार नहीं है कुछ भी कहने का, क्योंकि इन्हें 35 साल से नहीं दिया। उन्हें 1973 में पेंशन कम की, और मैंने तो और देखा था कि इन लोगों ने 1986 में श्री राजीव गांधी के टाइम पर हमारे ऑफिसरों का जो रैंक पे के नाम पर इनका डिग्रेडेशन किया था। तो ये सबके साथ करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है जवानों के साथ ही किया, इनके साथ भी किया है। अब वो प्रभावशाली थे, अपना कवर करके ले आए, हमारा कवर नहीं हुआ, वही एक अलग बात है। आप जाने इन चीज़ों को। और ये जो यूट्यूब पर ला करके ये फालतू बकवास करते हैं, ये कीड़े मकोड़ों की तरह एक ही सेंटेंस मिल जाता है, उसको रंगों में रंग करके आपको देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी है, और यदि आप इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन पर रहोगे तो ये सीधा साधा मतलब है आप धोखा खाते रहोगे। मैं तो फिर भी कहूँगा, और इस कोश्यारी कमीशन की जो रिपोर्ट है इसके बारे में मैं और भी कुछ बताऊँगा, क्योंकि इनकी जो परिभाषा है बहुत अच्छी है। उसी के बेस पे OROP 2 का OROP नोटिफिकेशन आया हुआ है। लेकिन जो खर्चा इन लोगों ने दिया, जो फंड्स का अलोकेशन किया, उसके मेरे ख्याल में 2% के बराबर भी नहीं है। यानी बात यही आती है कि हमें क्यों ये बेवकूफ़ बना रहे थे। जो सरकार 45 साल से OROP नहीं दे रही थी, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट लाते हैं, उसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाते हैं, अब भी उसी की चर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि इस कोश्यारी कमेटी की कोई भी बात नहीं की जाए, और बात यदि की जाए तो साथ में ये भी की जाए कि उस समय इसके लिए कितने फंड अलॉट किए गए थे, जब असल पिक्चर सामने आएगा। अब मैं इसको यहाँ ही खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।